उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से खबर मिल रही है, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में विधायक शिव अरोड़ा, महापौर विकास शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा प्राचीन पंच मंदिर प्रांगण से शुरू हुई, जो कि शहर के अलग अलग रास्तों से होकर के गुजरी। इस दौरान झांकियां भी यहां पर देखने को मिलती है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज पूरे देश भर में जन्माष्टमी का महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और इसी के तहत उत्तराखंड से भी ये तस्वीरें, जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई, भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हमने आपको राजस्थान की भी तस्वीरें बताई, लेकिन फिलहाल आप उत्तराखंड की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्राचीन पंच मंदिर प्रांगण से यात्रा शुरू होती है और शोभा यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। पूरा देश आज कृष्णमय होता हुआ दिखाई देता है और इसी के तहत उत्तराखंड भी आज कृष्णमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर जगह कृष्ण को लेकर के कृष्ण भक्त जो है हर्षोल्लास के साथ में, बड़ी ही धूमधाम के साथ में, भक्ति के साथ में आज जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। और खास तौर पर रात 12 बजे का सभी को इंतजार रहेगा कि किस तरह से आज जो भगवान कृष्ण है वो अपने भक्तों को दर्शन देंगे। जन्माष्टमी का जो कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है, पिछले लगभग 70-75 वर्षों से बड़े ही धूमधाम से रुद्रपुर में मनाया जाता है। और मुझे लगता है ये रुद्र में ऐसा त्योहार मनाया जाता है, शायद प्रदेश नहीं देश में एक अलग तरह का कार्यक्रम यहाँ श्री सनातन धर्म सभा और श्री अग्रवाल सभा इसको मनाती है। और उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ जो कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव एक आनंद का दिन पूरे विश्व में सभी श्रद्धालु बड़े भक्ति भाव के साथ इस जन्मोत्सव को मना। और चलिए अब खबर देहरादून से, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एक वैचारिक पुरुष थे। जब वे प्रधानमंत्री थे तब देश के हर एक गाँव में विकास की गति का पहिया लगातार आगे बढ़ा है। तो देहरादून से ये तस्वीरें, जहां पर आज देश भर में जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि को लेकर के जगह जगह पर उन्हें, उनकी प्रतिमा पर, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए, उन्हें नमन किया गया और उनके कार्य को याद किया गया। किस तरह से राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं उनका योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है, उसी को याद किया जा रहा है। और देहरादून से भी ये तस्वीरें, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो है वो मौजूद रहते हैं और वहां पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि को लेकर के तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहते हैं और उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उनके राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद करते हैं। देखिए, बेहद ही एक खास दिन है और आज के दिन वाजपेयी जी की कई पंक्तियां, कई बातें आपको हमें याद आती होंगी। और उसमें से एक महत्वपूर्ण ये भी है जो लगातार वो कहते थे कि पार्टियां आती जाती रहेंगी लेकिन देश रहना चाहिए। तो आज उनकी पुण्यतिथि है और इसी के तहत आज अलग अलग राज्यों में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, उन्हें पुष्प अर्पित कर, उन्हें नमन कर, उन्हें याद किया जा रहा है। और चलिए बात पर्यटन नगरी मसूरी की करते हैं, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, तो वहीं शहर के सभी मंदिरों को सजाया गया है और सुबह से ही पूजा अर्चना के साथ लोग भगवान जय कृष्ण के जयकारे के साथ मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को पाले में झुलाकर भक्ति गीत गाए जा रहे हैं।
सितारगंज में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाजार बंद न रखने वाले व्यापारियों पर श्रम विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। श्रम विभाग की टीम ने शहर में चेकिंग अभियान चलाते हुए आधा दर्जन से ज्यादा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के चालान काटे। कार्रवाई के बाद व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिलती है, तो वहीं गुस्साए व्यापारियों ने स्मार्ट पॉइंट के सामने इकट्ठा होकर के नारेबाजी की और कार्रवाई करने की मांग की। श्रम विभाग की अधिकारी मीनाक्षी भट्ट ने यह भी बताया कि शासन के निर्देशानुसार 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को सभी निजी प्रतिष्ठानों को बंद रखना अनिवार्य है। यदि इन तिथियों पर कोई प्रतिष्ठान खुलता है और कर्मचारियों से काम लिया जाता है तो उन्हें दोगुना वेतन देना अनिवार्य होगा। तो सितारगंज से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे शासनादेश का उल्लंघन करने पर यहां पर कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही। व्यापारियों की मांग है कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। श्रम विभाग की कार्रवाई यहां पर देखने को मिलती है। तमाम व्यापारी यहां पर इकट्ठा होते हैं और आधा दर्जन व्यापारियों पर चालान यहां पर काटा जाता है। शासनादेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई, और यहां पर तमाम जो व्यापारी इकट्ठे हुए उन्होंने मांग की है कि जो भी कार्रवाई की जाए वो पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। श्रम विभाग की कार्रवाई और आधा दर्जन व्यापारियों पर चालान यहां पर चलाए और उसी के चलते तमाम व्यापारी एकजुट होकर के कार्रवाई करने की मांग करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। सितारगंज की तस्वीरें जहां पर अलग अलग जो बिजनेस के व्यापारी हैं वो यहां पर एकजुट हो जाते हैं। तकरीबन आधा दर्जन जो है व्यापारी है, शासनादेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई, और इनकी मांग है जो ये तमाम दुकानदार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जो भी कार्रवाई की जाए वो पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। व्यापारी मिलकर आज यही बात अपने के सामने अधिकारी सामने रखी है कि छोटे व्यापारी का तो आप चलान कर दीजिए, जो बड़े मॉल खोल रखे हैं, जो पूरे व्यापार को निकल रहे हैं और व्यापारी को भी निकल रहे हैं, इनका चलान क्यों नहीं हो रहा। तो उस मैडम ने कहा कि इनके पास व्यापारी को यहाँ पर काम करने वाला होगा, मेरे 365 मेरे को परमिशन है। तो मैंने कहा आप दिखाइए परमिशन, उन्होंने परमिशन अभी दिखाई नहीं है। और जो सरकारी छुट्टी होती है उसका नियम मैडम ये कह रही है कि 3 दिन पहले छुट्टी की ही परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, जो 26 जनवरी 15 अगस्त को अगर कोई भी मॉल खुलता है तो, जबकि इन्होंने भी ऐसी को परमिशन भी नहीं ली। तो मैडम ने एक इनका चलान काटा है। धन्यवाद। और मेरी आप सभी को बता दीजिएगा कि जो वर्कर्स काम करते हैं वो लोग वर्कर्स को प्रॉपर छुट्टी दें, और जो वीकली हॉलीडे है वो बंद हो चुका है, तो मंगलवार की बात उन्होंने करी। दूसरा, आप जो है वर्कर को प्रॉपर हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देंगे, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो हमारा वीकली ऑफ का भी बंद है, वो नियम हटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। 24/7 आप खोल सकते हैं शॉप, लेकिन 3 दिन जो होते हैं राष्ट्रीय अवकाश के, उसमें व्यापार मंडल से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो संबंधित दुकानदारों से संपर्क करके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए वन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश की वन भूमि की सीमाओं को डिजिटल रूप से चिन्हित करने के लिए जियो फेंसिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे ये साफ रूप से पता चलेगा कि प्रदेश में वन भूमि की बाउंड्री कहां तक है। प्रदेश में वन भूमि पर लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रही हैं और इसे रोकने और अतिक्रमण मुक्त जमीन वापस पाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने भी एक बड़ा अभियान भी चलाया था, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई की गई और कई बड़ी जमीनें अतिक्रमण मुक्त करवाई और वन विभाग को वापस सौंप दी गई। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इससे वन विभाग को अतिक्रमण पर कड़ी नजर रखने में मदद मिलेगी और वन संपदा की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो देहरादून से ये खबर, उत्तराखंड में वन भूमि अतिक्रमण रोकने पर बड़ा फैसला आया है। वनों की जियो फेंसिंग की जाएगी। ये बड़ा फैसला और अहम फैसला है। अतिक्रमण पर कड़ी नजर रखने में इसके जरिए मदद मिलेगी। उत्तराखंड में वन भूमि अतिक्रमण रोकने को लेकर के बड़ा फैसला है। इससे कहीं ना कहीं अतिक्रमण जो है वो कम होगा और ये बड़ा फैसला जियो फेंसिंग करने का रहेगा। इससे अतिक्रमण पर कड़ी निगरानी होगी, कड़ी नजर रहेगी। वन विभाग का ये बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। जितने भी वहां पर वन है उनकी जियो फेंसिंग की जाएगी और इससे इसका फायदा ये मिलेगा कि वहां पर जो कोई भी अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा वो कड़ी निगरानी में रहेगा, कड़ी नजर में रहेगा। देहरादून की ये तस्वीरें जो है आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण को लेकर के
और चलिए उत्तराखंड से इस पर ज्यादा जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, ये कितना बड़ा फैसला और कितना फायदा इससे मिलेगा? तो बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए कि जिस तरह से अगर हम कहते हैं कि अतिक्रमण हो रहा है और उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 70% से ज्यादा भूभाग वन क्षेत्र का है और ऐसे में उसमें बहुत ज्यादा अतिक्रमण होता है। लोग अपने घरों में बस्तियां बना देते हैं, धार्मिक जो है वहाँ पे गतिविधियां शुरू कर देते हैं और इन्हीं को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले का जैसे ही ये ग्राउंड में आता है तो इससे बहुत ज्यादा राहत उत्तराखंड को मिलेगी, उत्तराखंड के वन विभाग को मिलेगी, सरकार को मिलेगी और आम लोगों को मिलेगी, क्योंकि जो अतिक्रमण होता है उससे उसके आसपास जो रहने वाले आम लोग हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है और इसी को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला है जी। योगेश, माफ कीजिएगा, हमारे साथ में ब्यूरो चीफ योगेश जुड़े थे। और योगेश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा अगली खबर की तरफ, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिला है। और उत्तराखंड से दूसरी खबर की यदि हम बात करें तो चलिए हम आपको दूसरी खबर बता रहे थे। एमडीडीए ने सख्त फैसला लेते हुए निर्देश दिए कि पार्किंग के साथ अब केवल 2 मंजिला मकान ही स्वीकृत होंगे। यदि किसी ने 3 से 4 मंजिला मकान बनाकर बेचने का प्रयास किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई लोग आवासीय का 1 यूनिट मानचित्र पास करवा के उसे व्यावसायिक रूप से बेचने के मामले सामने आ रहे थे। तो ब्यूरो चीफ योगेश हमारे साथ में, योगेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, ये दूसरा महत्वपूर्ण फैसला एमडीडीए ने सख्त फैसला लिया है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? जी मैं बिल्कुल थोड़ा सा आपको इसको समझाता हूं कि आखिर इस फैसले का कैसे बहुत ज्यादा जरूरत थी इस फैसले की। आप इससे समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में खासतौर पर अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में कॉमर्शियल जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग क्या कर रहे थे कि 100 से 150 गज जमीन खरीद रहे हैं, उसमें 3 मंजिल मकान की परमिशन ले रहे हैं या 2 मंजिल मकान की परमिशन ले रहे हैं और उसमें क्योंकि देहरादून में अभी तक जो है वो अगर आप 2 मंजिल पार्किंग बना रहे हैं और एक आप नीचे अगर पार्किंग दे रहे हैं तो आपको परमिशन मिल जाती है। लोग क्या कर रहे थे कि जो 2 मंजिल पार्किंग का ले रहे थे और उसके बाद नीचे पार्किंग बना के 2 मंजिल बना रहे थे और उसे बेच दे रहे थे, यानी कि एक तरह से देखें तो फ्लैट के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे फ्लैटों को बेचा जाता है उसी तरह से वो आम घरों में बेच रहे थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर घर खरीदता है तो वो पूछता है कि पार्किंग है आपके पास, तो पार्किंग होने के बाद वो अच्छे से जो घर आराम से उसको 20 से 25, 30, 40 लाख में मिल सकता है, वो फ्लैट में जाते ही वो करोड़ों में चला जाता है। इसका फायदा बहुत ज्यादा उठा रहे थे जो यहाँ पर बिल्डर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इसका फायदा उठा रहे थे। इसी को देखते हुए एमडीडी ने कह दिया कि ठीक है आप लीजिए 2 से 3, 4 मंजिल का परमिशन लीजिए, लेकिन आपको अब पार्किंग नहीं मिलेगी। पार्किंग नहीं मिलेगी तो जब पार्किंग नहीं होगी तो इसके बाद जो है वो किसी भी अगर उसको वो चाहते हैं कि उसको फ्लैट के तौर पर बेचे तो कोई भी व्यक्ति बिना पार्किंग के शायद ही ऐसे फ्लैट ले। तो इसलिए जो ये फैसला लिया है एमडीडीए ने, इससे बहुत ज्यादा फायदा राजस्व का फायदा होगा एमडीडीए को, सरकार को, और इससे जो गतिविधियां चल रही थी कि लोग नॉर्मल अपने घर बनाने के लिए परमिशन ले रहे थे और उसे फ्लैट बना के बेच दे रहे थे, उस पर भी जो है रोक लगेगी। बिल्कुल योगेश जी, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा और एमडीडीए के इस फैसले से 2 मंजिला मकान ही अब स्वीकृत किए जाएंगे। योगेश जी, आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। तो आपको बताया कि एमडीडीए का बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि एमडीडीए ने उत्तराखंड में बड़ा फैसला लिया है कि 2 मंजिला मकान ही अब स्वीकृत किए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, वरना कार्रवाई की जाएगी। 3 से यदि 4 मंजिला आपने बनाया और बेचा तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी। एमडीडीए का ये सख्त और महत्वपूर्ण फैसला है। नहीं, जैसा मैंने बताया, क्योंकि आवासीय मानचित्र में यह व्यवस्था है तो रेजिडेंशियल मैप सैंक्शन करा करके उसको पास हो रहा है सिंगल यूनिट में, यानी एकल आवासीय में, लेकिन अलग अलग फ्लोर स्वतंत्र रूप से अलग अलग लोगों को बेच दिया जा रहा था, जिससे उसका काफ़ी दुरुपयोग हो रहा था। उसको रोकने के लिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पहली बार शीतकालीन खेलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक राजधानी देहरादून में होगा। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में एशिया के 11 से अधिक देश भाग लेंगे। खिलाड़ी 222 मीटर स्प्रिंट से लेकर
5000 मीटर रिले तक की 9 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में दमखम दिखाएंगे। देहरादून का हिमाद्री आइस रिंक इस आयोजन का केंद्र होगा और इस टूर्नामेंट में 190 से ज्यादा स्केटर्स उतरेंगे, जिनमें भारत की तरफ से 90 स्केटर्स की टीम भी शामिल होगी। जहाँ तक मेरी नॉलेज है जी, क्योंकि मैं आइस स्केटिंग और एशियन स्केटिंग यूनियन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में अभी आइस स्केटिंग संघ नहीं है। वहाँ पे अभी ये स्पोर्ट डेवलप हो रहा है। भारत में ये है, और भारत में हमारा ये जो संघ है आइस स्केटिंग का, ये 2002 से कार्यरत है। धीरे धीरे हम आज इस मुकाम पे पहुंचे कि आज हम एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने वाले हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल में 20 से 23 अगस्त तक स्केटिंग का आयोजन किया जाएगा। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड का आयोजन जो है राजधानी देहरादून में होगा। 20 से 23 अगस्त की तारीख है और इस पर ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, ये प्रतियोगिता युवाओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण? नहीं, आप बिल्कुल युवाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये जो आइस रिंग है ये एक लौकी आइस रिंग है। अभी तक यहाँ पर जो ये आइस रिंग थी ये बिल्कुल कई सालों से ठप पड़ी हुई थी, लेकिन जब यहाँ पर गेम हुए, इससे पहले जो है यहाँ पर नेशनल गेम हुए, तो उस समय इस आइस रिंग को बहुत अच्छे से जो है मेंटेन किया गया। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें इतना बड़ा एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा आइस स्केटिंग का। पूरी तैयारी की जा रही है इसके लिए, क्योंकि देश भर से ही नहीं दुनिया भर से यहाँ पर लोग जो है आइस स्केटिंग के खिलाड़ी पहुंचने वाले हैं और उनके लिए पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरह से ये गेम जो है वो बहुत अच्छा हो। लोग जो बच्चे हैं जब वो देखेंगे, वो इसको अपने सामने से देखेंगे, तो उनका भी रुझान इसकी तरफ बढ़ेगा और आने वाले समय में ये बहुत अच्छा रहेगा कि कई सारे युवा जो है देश भर के इसमें अपना भविष्य तलाश सकेंगे। बिल्कुल। इसका स्केड्यूल की यदि हम बात करें योगेश जी, तो क्या कुछ रहने वाला है और किस तरह से जो है वहां पर कौन कौन गेस्ट जो है इसमें मौजूद रहेंगे? मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल तो गेस्ट का तो अभी कोई तय नहीं हुआ है कि कौन गेस्ट में मौजूद रहेंगे, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेड्यूल जो है इसका 20 से 23 अगस्त तक जो है वो देहरादून में होगा और 11 से अधिक देश, जिसमें चीन, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी ताइपे यानी कि जिसे हम ताइवान कहते हैं, वियतनाम और मलेशिया, फिलीपींस और इसके भारत में ये सारे देश पहुंचेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो साउथ एशिया के साथ ही चीन यहाँ पर मौजूद रहेगा, भारत के खिलाड़ी मौजूद रहेंगे और 222 मीटर की जो है ये से लेकर जो है ये 5000 मीटर रिले जो है इसमें पूरा का पूरा जो है इसमें चलेगा, ये गेम चलेंगे। और देश भर से जिस तरह से आए रहे हैं, हम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक से भी खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ी ये पूरी की पूरी प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। जी योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, 20 से 23 अगस्त तक ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। स्केटिंग की ये प्रतियोगिता है, तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। 11 देश जो है इसमें भाग लेंगे और भारत की तैयारियां भी इसमें जोरों शोरों से चल रही है। देहरादून में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और चलिए बात कर लेते हैं विकासनगर की, जहां पर देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। तो वहीं सेलाकुई खाटू श्याम मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और लाइन में लगकर अपनी बारी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विकासनगर की तस्वीरें। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इसको लेकर के हर भक्त जो है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बेचैन है। नंद गोपाल के दर्शन, उनकी झलक पाने को बेचैन है। और खाटू श्याम से ये तस्वीरें विकासनगर की आप देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त इसी इंतजार में है कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे और भक्त जो है उस पल को अपने कैमरे में कैद कर पाएंगे। सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर कोई ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ ले जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मोरपंख जो है ज्यादा तादाद में यहाँ पे भक्त ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी जिस तरह से हमेशा मोरपंख लगाते हैं उसका अपना अलग ही महत्व है। और
आज जगह जगह पर जिस तरह से उन्हें सजाया गया है वो भी देखना अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। अलौकिक छवि जो है आज हर जगह पर, हर देश में, शहर में, राज्य में देखने को मिल रही है। और रात 12 बजे सभी को इंतजार रहेगा कि नंदलाल की कब झलक देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में 18 से 22 अगस्त तक प्रस्तावित विधानसभा का मॉनसून सत्र अब निश्चित रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही आयोजित किया जाएगा। राज्य भर में हो रही आपदाओं, दर्जनों जगहों पर टूटी सड़कें और मौसम की मार के बीच जहां सत्र को लेकर संशय के बादल थे, तो वहीं आज हुई राज्य कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने इस पर साफ फैसला लिया कि उत्तराखंड में क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही थी और भूस्खलन और सड़क अवरोध के कारण यह आशंका जताई जा रही थी कि सत्र को या तो स्थगित किया जा सकता है या फिर इसे देहरादून स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन अब सरकार के फैसले से स्थिति साफ हुई है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से पहले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गैरसैंण में ही आहूत किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बारिश के कारण आसन नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। विकासनगर क्षेत्र के आदूवाला और कुंजा ग्रांट में चारा पत्ती लेने गए 5 लोग तेज बहाव के बीच फंस जाते हैं, जिनकी जान खतरे में पड़ गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला है। तो वहीं एसडीआरएफ ने जनता से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी नालों के पास ना जाए और किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें। वहां के लोगों ने एसडीआरएफ और पुलिस को देवदूत बताते हुए उनके कार्यों की सराहना भी की है। और अब खबर पौड़ी से मिल रही है, जहां पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चौपटा खाल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। सतपाल महाराज ने बताया कि भारी बारिश से सड़कों